ओके, तो स्टूडेंट ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में है, करेक्ट। तो अगर यहाँ पे Q रहेगा तो यहाँ पे माइनस Q रहेगा, और यहाँ पे प्लस Q रहेगा, यहाँ पे माइनस Q रहेगा, एग्री। और इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना रहेगा, C इक्विवेलेंट, इन दोनों का इक्विवेलेंट। तो C इक्विवेलेंट कितना होगा, C1 C2 और डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, राइट। इसका मतलब कितना हो जाएगा, 1 × 2 और डिवाइड बाई 1 + 2, हाउ मच, 2/3 माइक्रोफैराड, करेक्ट। और इसके अक्रॉस इसका कुछ नाम दे सकते हैं, इसका हम नाम दीजिए C, इसका हम नाम दे दीजिए D, और इसका नाम दे दीजिए E। तो भाई VC माइनस VD कितना होगा, VC माइनस VD इक्वल टू व्हाट। तो सर यहाँ पे एक काम तो कर सकते हैं कि पोटेंस Q/C1 लिख सकते हैं, Q/C1, राइट। और Q/C1, तो दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू यस, तो दिस शुड बी, या आप ऐसे भी कर सकते हैं स्टूडेंट। यहाँ देखिए, इसको नहीं करना चाहते तो आप ऐसे तो कर सकते हैं ना, कि इन दोनों कैपेसिटर का, इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ गया, 2/3, और A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस और यहाँ से यहाँ के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा, सेम रहेगा। तो इक्विवेलेंट का मतलब भी तो ये होता है कि दोनों कैपेसिटर के बदले हटाकर एक सिंगल कैपेसिटर डाल दे। तो टोटल चार्ज वहाँ से भी तो निकाल सकते हैं, Q = C इक्विवेलेंट VA माइनस VB, और हाउ मच, 2/3 माइक्रोफैराड इनटू V, यहाँ तक आ जाइए। हो जाएगा ना, चलिए अब देखिए। लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि ये जो हम लोग Q निकाले हैं वो तो एक जनरल निकाल लिए कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लिए, इसका भी मान लिए, इसके अकॉर्डिंग इतना चार्ज होना चाहिए। बट हम लोग को उसके अकॉर्डिंग अब यहाँ से ये बात पता नहीं चला कि भी यहाँ से जो हम लोग इन्वॉल्व किए हैं, तो यहाँ पे मुझे निकालना है इसका मैक्सिमम वैल्यू, और वैसा मैक्सिमम वैल्यू जिस मैक्सिमम वैल्यू के लिए ये भी फंक्शन करते रहे और ये भी फंक्शन करते रहे, दोनों, किसी का शॉर्ट सर्किट नहीं हो, किसी कैपेसिटर कंडेंसर का ब्रेकडाउन नहीं हो, राइट। तो हम लोग को यहाँ पे दो इनइक्वलिटी मिलेगा, एक इसका मैक्सिमम कैपेसिटी अलग है, इसका मैक्सिमम कैपेसिटी टॉलरेट करने का अलग है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर इसके अकॉर्डिंग सोचते हैं तो क्या हम लोग लिख सकते हैं VC माइनस VD शुड बी लेस देन इक्वल टू 6 kV, बोलते रहिएगा, ठीक है ना। VC माइनस VD शुड बी लेस देन इक्वल टू 6 kV, ओके। और VC माइनस VD है कितना, 2/3 Q/C1, Q/C1, VC माइनस VD इक्वल टू व्हाट, Q/C1 शुड बी लेस देन इक्वल टू 6 kV। और Q कितना आपके सामने तो है, कितना हो जाएगा, टू बाई 3 माइक्रोफैराड इंटू भी और डिवाइडेड बाई C1 का वैल्यू कितना है एवरीवन, 1 माइक्रोफैराड शुड बी लेस देन इक्वल टू 6 kV, इज इट राइट। माइक्रोफैराड तो कैंसिल हो गया, तो V का वैल्यू यहाँ से कितना आया
अगर इस पे कंडीशन सेट अप्लाई करते तो v शुड बी लेस देन इक्वल टू हाउ मच? इसके अकॉर्डिंग 9 हो गया ना, 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, मतलब मैक्सिमम पोटेंशियल वी मैक्स कितना रहेगा? 9 kV, राइट? यहाँ तक आइए। देखिए तो कहीं पे कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ है? ये हो गया। चलिए, लेकिन यहाँ पे देखिएगा, अभी आपने सिर्फ इस पे कंडीशन लगाया तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया? 9 मैक्सिमा है ना? ओके, अरे कहाँ तक टॉलरेट कर सकता था? A4 और A6, और A और B के बीच में 9 के भी है, इसके बीच में कितना है? इसी पे तो कंडीशन लगाए हैं 6। इसका मतलब इसके यहाँ पे इसके अक्रॉस 6 हो गया, तो इसके D और E के अक्रॉस कितना बचेगा? भाई VA माइनस VB का मैक्सिमम वैल्यू 9 के भी आया, तो VA माइनस VA और C डिफरेंट है, सेम है, तो VA माइनस VD लिख सकते हैं, अब प्लस VD माइनस VE, और एक के बदले यहाँ देखिएगा, यहाँ का A और यहाँ का C डिफरेंट है, सेम है, इसी को मैंने ऐसे टर्न कर दिया, VA माइनस VB को मैं VC माइनस VD, अब VD माइनस VB को VE मान लिया, अब VA को VC मान लिया। कर सकते हैं ना दो पार्ट में। मुझे I इक्वल टू व्हाट? 9 kV, और इसका वैल्यू कितना है? इसका वैल्यू तो आप 6 kV मान के इसको सॉल्व, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व किए हैं, बातों को समझना है यहाँ पे। तो भाई VD माइनस VE कितना आ गया? तो 9 माइनस हाउ मच? 6 इक्वल टू व्हाट? 3 kV। ये टॉलरेबल है या नहीं है इसके लिए? ये तो 4 kV तक चलेगा। ये बहुत चांस की बात था कि आप लकी, हम लोग लकी रहे कि यहाँ पे इस पे ही काम डायरेक्ट कर लिए। इसका अलग एस्पेक्ट है, आप इसको मानकर भी तो इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे। अभी आपको लगा कि अच्छा ये तो बन गया, क्योंकि 9 मैक्सिमम आ गया, इसका 6 तो इसका 3, तो ये 4 तक टॉलरेट कर सकता था, यहाँ 3 है तो ये भी फंक्शन करेगा और ये भी फंक्शन करेगा। यहाँ तक लिखिए। आप क्वेश्चन का मेन थीम समझे यहाँ तक? ओके, अब चलिए यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे जो आपने चार्ज, यहाँ देखिएगा, आपने जो चार्ज निकाला, जो भी चार्ज यहाँ पे जो निकाले थे, ये जो वैल्यू निकाले V का वैल्यू, वो एक्चुअली इस पे इनइक्वालिटी लगा के निकाले, राइट? अब इसका भी तो हम लोग काम कर सकते थे, उल्टा हो सकता था कि फर्स्ट टाइम इसका काम करते, तो फर्स्ट टाइम अगर इसका काम करते तो VD माइनस VA शुड बी लेस देन इक्वल टू 4 kV लिखते। हाउ मच? 4 kV। अब VD माइनस V कितना? Q बाई C2 शुड बी लेस देन इक्वल टू 4 kV। अब Q का वैल्यू कितना है? तो 2/3 और डिवाइडेड बाई कितना? इसका कितना वैल्यू था? 1 था या 2 था? 2 शुड बी लेस देन इक्वल टू 4, तो कितना हो जाएगा? 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा ना। इसका मतलब है कि V शुड बी लेस देन इक्वल टू, V शुड बी लेस देन इक्वल टू हाउ मच? यस, 12 किलो वोल्ट। मतलब अगर इसका मतलब V मैक्स कितना हो सकता है, अगर इसके अकॉर्डिंग सोचते तो इसके अक्रॉस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस 12 किलो वोल्ट आता। कितना? 12 किलो वोल्ट। अब किसके अकॉर्डिंग सोचे? इस पे, तो इसके अक्रॉस यहाँ, इसका मतलब इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 4, तो बाकी तो 8 इसके अक्रॉस रहेगा ना, क्योंकि इसके अक्रॉस 12 वोल्ट हो गया, राइट? और इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस? तो इसके अक्रॉस 12 वोल्ट, तो इसके अक्रॉस भी तो 12 वोल्ट होना पड़ेगा, तो इसके अकॉर्डिंग 4, तो इसके अक्रॉस कितना बचा? 8। तो ये तो काम करेगा बट ये उड़ जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इसका मतलब है कि कितना रखिएगा? अब आपके पास V मैक्स का 2 वैल्यू। अब इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम बन गया। यहाँ तक तो लग रहा था ठीक ही है, राइट? बट चांस की बात है कि इसी पे पहले अगर काम कर लेते तो आपके पास 2 मैक्सिमम वैल्यू आया, V मैक्स इक्वल टू 12 वोल्ट और V मैक्स इक्वल टू 9 किलो वोल्ट। 9 किलो वोल्ट सेलेक्ट करें या 12 किलो वोल्ट सेलेक्ट करें? जैसा कि दोनों कैपेसिटर फंक्शन करते रहे। 9 12 करेंगे तो
C2 तो फंक्शन करेगा बट C1 ब्रेक डाउन कर जाएगा, राइट? दैट्स वाई करेक्ट आंसर शुड बी व्हाट, दिस वन। तो एक क्वेश्चन का एक ग्रेविटी था, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन मतलब मुझे थोड़ा बहुत आसान क्वेश्चन है बट फिर भी मुझे जेई मेन टाइप का लगता है, क्योंकि यहाँ पे जल्दीबाजी में कोई इस पर यहाँ हो सकता है इस पर काम कर ले और एक ऑप्शन में 12 भी रहेगा, एक 9 भी रहेगा, बट 12 लेंगे तो ए काम करेगा, ए नहीं काम करेगा, बट 9 लेंगे तो दोनों काम करते रहेगा, करेक्ट? क्योंकि इसका मैक्सिमम कैपेसिटी 6 है, 6 से ज़्यादा करेंगे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ब्रेक डाउन कर जाएगा। हो गया ना एवरीवन? इसको हटाएं। डायग्राम बनाइएगा। मैं एचसी वर्मा का वर्कआउट का क्वेश्चन ले रहा हूँ, उसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन है। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ए पॉजिटिव प्लेट ए निगेटिव प्लेट, इसके बीच का लेंथ है L और इसके बीच का सेपरेशन है D। लिखिए एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड और एक क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर जो है उसका मैग्नीट्यूड ई है, इट इज़ गिवन। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है ई, और ये तो जानते ही हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म रहता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म रहता है, राइट? और ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट की तरफ रहेगा। देखिए एन इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्टेड विथ ए स्पीड v नॉट, क्वेश्चन लिखना है एन इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्टेड विथ ए स्पीड v नॉट एज shown in figure। लिखिएगा यहाँ देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है स्टूडेंट, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ L है और कैपिटल D, यहाँ देखिएगा D डिस्टेंस पे एक स्क्रीन रखा हुआ है और लैंग्वेज लिखाता तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा। इसको हटा सकते हैं। ये तो समझ में आ गया ना कि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड E है, राइट? और क्वेश्चन में दिया हुआ कैपेसिटर का बिल्कुल बीच से मिडिल ऑफ द कैपेसिटर यहाँ से इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किए हैं। देन एट व्हाट पोजीशन इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक द स्क्रीन, एट व्हाट पोजीशन इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक द स्क्रीन।
एट व्हाट पोजिशन इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक द स्क्रीन एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटी शुड बी नेग्लेक्टेड। mg मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण जो mg होगा उसको इग्नोर करना है, एक क्वेश्चन का पार्ट में है। और मान लेते हैं अगर ये चीज़ मेंशन नहीं भी कह रहा था तो इलेक्ट्रिक फोर्स के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन पे mg को ऑलमोस्ट इग्नोर कर देते हैं। अनटिल अनलेस जब तक mg लेने के लिए नहीं बोला जाए तब तक इलेक्ट्रॉन का उस mg को आप इग्नोर कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स के रेस्पेक्ट में। ये बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि आप लोग को रेस्ट एंड मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाए हैं, मोशन इन 2 डायमेंशन पढ़ाए हैं, एक्स मोशन एंड वाई मोशन। यस, यहाँ पे मैं ओरिजिन मान रहा हूँ। करेक्ट है। यहाँ पे मैंने क्या मान लिया, ओरिजिन। यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0d/2। यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या होगा एवरीवन सर, L एंड d/2, करेक्ट। यहाँ देखिएगा, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन को यहाँ से प्रोजेक्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन पे कौन सा फोर्स लगेगा सर? फर्स्ट सर पॉजिटिव एम का फोर्स लगेगा सर, मतलब रिपल्सिव फोर्स लगेगा सर। बोलते रहिए, मैं सुन रहा हूँ। फिर प्रोजेक्टाइल फ्रॉम टावर, मैं आपको भी टाइम दूंगा। प्रोजेक्टाइल फ्रॉम टावर में ऐसे जब प्रोजेक्ट करते हैं तो इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन कैसा आता है, क्यों, mg, मोशन अंडर ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन के नाम पे जी ना, जैसे केस ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो भाई इस क्वेश्चन को क्या बनाने का कोशिश किया गया, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और मैकेनिक्स को मिलाने का। ये बढ़िया क्वेश्चन हो गया, दोनों का बढ़िया। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि एक्चुअल में इस इलेक्ट्रॉन पे, यहाँ देखना है अब अभिज्ञान, इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स के, जल्दीबाजी में घबरा कर नहीं बोलना है, सोचना है फोर्स इलेक्ट्रॉन पे कौन लगाएगा। ओके, राकेश सर ने पढ़ाया था F = Q × E, राइट, पढ़ाया था ना। ओके, -E, I का डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या मैंने सही लिखा? मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम में बाई एक्सिस ऐसे ले रहा हूँ और एक्स एक्सिस ऐसे ले रहा हूँ, ठीक है। मैंने अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम डेवलप कर लिया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। क्लास में जो प्रॉब्लम ले रहे हैं वो प्रॉब्लम के लिए नहीं ले रहे हैं, सिखाने के लिए प्रॉब्लम लेता हूँ, ठीक है। ऐसा है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन करवाते जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या ये हो जाएगा, क्या इसको ए ले सकते हैं, माइनस बिकम्स प्लस। तो भाई फोर्स कौन सा डायरेक्शन में लग रहा है, तो फोर्स, नेट फोर्स तो यही है ना। तो भाई फोर्स का बाई कंपोनेंट क्या रहेगा, तो सर E × E। इसका तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स किधर लगेगा, अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस या अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। क्या फोर्स का एक्स कंपोनेंट है आपके पास, नहीं है। तो एक्सेलरेशन का सिर्फ AY मिलेगा। क्या मिलेगा, AY। कितना, वेयर m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, है। ओके, एंड व्हाट अबाउट AX 0। जैसे ही AX 0 बोल दिए वैसे ही यहाँ से क्या बोल सकते हैं, VX कांस्टेंट, VX कांस्टेंट। और मैं मोशन को ब्रेक कर रहा हूँ 2 पार्ट में, यहाँ से यहाँ तक अलग सोचूंगा, यहाँ के बाद अलग सोचूंगा। सर वजह, यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेशन फोर्स लगेगा, बट जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसके बाहर आएगा तो क्या इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। आइडियली कैपेस, मुझे भी बोलने दीजिए, लेट मी फिनिश, ठीक है, आपको मौका देंगे, पूरा सोचते रहिए। हाँ बोलिए बोलिए। इसके बाद नहीं, मेरा क्वेश्चन है कि फोर्स लगेगा नहीं लगेगा, क्या होगा वो भविष्य के गर्त में है। उसका अगर हम इग्नोर करें, उसका ग्रेविटी इग्नोर करें तो फोर्स नहीं लगेगा सर। क्यों, उसका एक्सटर्नल बोलना इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है सर, ये सही बात बोलिए ना। सब कुछ बोलते हैं लेकिन मेन बात नहीं बोलते हैं। मतलब टीचर कुछ पूछना चाह रहे हैं, ये ऐसा आप बोलते हैं ना कि मतलब फिर से मुझे 3 रेट वाला डायलॉग आता था, बोलना क्या चाहते हो राइट। ये तो बहुत सारा चीज़ आजकल डेट में होता है ना, मतलब मेन चीज़ सब कुछ आप बोलना चाह रहे हैं, सर फोर्स नहीं लगेगा। तो फोर्स के नाम पर तो यहाँ पे दो ही ना,
फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी और एक इलेक्ट्रिक फोर्स। तो भाई ये ग्रेविटी वाला फोर्स तो मैं ही इग्नोर करने के बोला। और यहाँ पे कैपेसिटर के बाहर आइडियली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहता है, पैरेलल कैपेसिटर के बाहर जीरो, दैट्स व्हाई फोर्स क्या रहेगा। इसका मतलब जैसे ही, दैट्स व्हाई मैं इस मोशन को ब्रेक करना चाहूँगा, यहाँ से कैपेसिटर के अंदर का अलग डील करूँगा और कैपेसिटर के बाहर को अलग डील करूँगा। ये मैं एक बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन ले लिया हूँ। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। और भाई ये एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए रेस्ट एंड मोशन में 3 ही इक्वेशन दिए हैं, उसी 3 से हम लोग काम चलाना था, एक्स मोशन के लिए या वाई मोशन के लिए। तो क्या ये जैसे ही इनिशियली आपके पास, यहाँ देखिए एक्स मोशन के लिए यू एक्स कितना, वी नॉट, राइट, एक्स कितना, डेटा कलेक्ट कर रहे हैं 0, एक्स नॉट कितना 0। बाई मोशन के लिए, बाई मोशन के लिए यू बाई कितना 0। आपने किसके लॉन्ग प्रोजेक्ट किया था, हॉरिजॉन्टली, राइट। तो क्या इनिशियली वेलोसिटी का बाई कंपोनेंट है, नहीं है। ए वाई कितना, एन बाई नॉट कितना 0। तो ये दोनों मोशन हो गया, एक्स मोशन और बाई मोशन का कॉम्बिनेशन। तो एक्स मोशन अलग डील करेंगे और बाई मोशन अलग डील करेंगे, और पहले कैपेसिटर के अंदर तक काम करेंगे, करेक्ट। अब बताइए, जैसे ही इलेक्ट्रॉन को यहाँ से प्रोजेक्ट किए हैं, ये बढ़िया क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए, ठीक है, ये बोर्ड में नहीं आएगा, डोंट वरी। तो इलेक्ट्रॉन पे किधर फोर्स लगेगा, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ। सर नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर जाएगा, मतलब सर मतलब उसको ऊपर, हाँ मतलब नीचे से इसका along y axis। इट इज काइंड ऑफ क्या, पैराबोलिक। कैसा होगा, जब इसको आगे डिराइव करेंगे ना तो इसका पैराबोला का इक्वेशन ही आएगा, ये मुझे पता है। कैसा इक्वेशन आएगा, पैराबोला का। तो ऐसा मोशन रहेगा स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ देखिए, और क्या क्या इसमें अच्छी बात क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन उसमें ये पूछा गया है कि जैसे ही कैपेसिटर के प्लेट से बाहर निकलेगा, कहाँ से, तो इसका एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल डायरेक्शन, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल डायरेक्शन, ये भी मेरा क्वेश्चन का पार्ट रहेगा। तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो भाई पहले मैं इधर जा रहा हूँ, राइट, अब बाद में इधर मुड़ गया, तो यही निकलेगा ना, दिस ये वाला एंगल। वैसे पहले किधर जा रहे थे, इधर, तो मेरा ओरिजिनल डायरेक्शन तो ये था, बाद में किधर जाना स्टार्ट कर दिया, जैसे ही कैपेसिटर को लीव करेगा, तो कैपेसिटर को यहाँ पे पहुँचा तो इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे रहेगा, करेक्ट। तो और फाइनल डायरेक्शन ये है, कैपेसिटर से बाहर जस्ट निकलने का जस्ट पहले इनिशियल डायरेक्शन ये था। तो इसका मतलब सर ये अगर एंगल पता चल जाए तो दिस इज योर व्हाट, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, करेक्ट ना। इनिशियल डायरेक्शन ए और फाइनल डायरेक्शन ए, तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी के बीच का अगर एंगल बता दें तो मेरा काम बन जाएगा। इनिशियल डायरेक्शन और फाइनल डायरेक्शन के बीच का एंगल इज कॉल्ड व्हाट, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। तो सर यहाँ के बाद आप यहाँ के बाद भी तो कुछ हो सकता था, जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट से बाहर निकलेगा, किस पॉइंट से, कैपेसिटर से बाहर, इलेक्ट्रॉन पे ऑल ऑफ सडन नेट फोर्स 0 हो जाएगा। ऑल ऑफ सडन नेट फोर्स, क्योंकि फोर्स के नाम पे इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा था, इलेक्ट्रिक फोर्स का क्या हो गया, तो फोर्स 0, वेलोसिटी कांस्टेंट, फोर्स 0, एक्सेलरेशन 0, तो वेलोसिटी। इसका मतलब अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐसे है तो बिल्कुल फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऐसे जाकर इसको स्ट्राइक करेगा। मेन थीम समझ में आ गया। इसका मतलब सबसे पहले हम लोग O से A तक का काम करेंगे। कहाँ से कहाँ तक का, O से A तक का। फिर कहाँ से कहाँ तक का काम करेंगे, A से B तक का। डायग्राम बनाइए। यहाँ देखें स्टूडेंट, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट यहाँ पे अगर पहले बाई मोशन को डील करते हैं, ठीक है।
ओ से ए तक का आने का टाइम निकालना है, कैसे निकालिएगा? यहाँ देखते रहना है, ओ से ए तक आने का टाइम निकालना है और आपको दो ही मोशन है, एक्स मोशन और वाई मोशन, राइट? और दोनों मोशन में एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, एक में एक्सेलेरेशन 0 है, दूसरे में भी एक्सेलेरेशन जो है वो कांस्टेंट है। तो भाई एक्स मोशन और वाई मोशन में 4 ही इक्वेशन में टाइम है, कौन कौन सा? वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। ये मैटर नहीं करता कि कैपेसिटर पढ़े, मैटर कर रहा है कि कैपेसिटर में अगर मैकेनिक्स का क्वेश्चन आ गया तो उसी से रिवीजन कर लेंगे। 10 क्वेश्चन नया बनाने, 10 क्वेश्चन किसी टॉपिक का बनाइएगा जो पढ़ा हुआ है, फिर से आप सेम रिदम में आ जाइएगा। हम लोग लो कॉन्फिडेंस में आते हैं कि हाँ काइनेमेटिक्स छूट गया, इतना दिन से फिर से पढ़ना पड़ेगा, ये आ गया ना। अब यहाँ पे ये बात तो मैं पक्का बोला होगा ऐसा डायलॉग कि भाई 2 मोशन में 4 इक्वेशन में टाइम रहता है, कौन कौन सा? वी एक्स इक्वल टू ई एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी, और दूसरा कौन सा? डेल्टा एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। तीसरा कौन सा? वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। फोर्थ कौन सा? डेल्टा वाई इक्वल टू ई वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। इस 4 में से कौन सा इक्वेशन से टाइम मिलेगा ओ से ए तक आने का? यस, डेल्टा एक्स इक्वल टू यू एक्स इंटू टी। बाकी से क्यों, तीनों से क्यों नहीं मिलेगा? 2 अननोन आते रहेगा। एग्री? कितना अननोन आते रहेगा? मतलब ऐसे ही बोल दिए या सोच कर बोले हैं? सोच के बोले हैं। तो कौन सा? डेल्टा एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर। बजा टाइम निकालना था कहाँ से कहाँ तक के लिए? ओ से ए तक के लिए। तो डेल्टा एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर। सर वजह ये था कि ये टर्म हो गया 0 और डेल्टा एक्स पता है हाउ मच? एल माइनस 0। यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या था? एक्स कोऑर्डिनेट एल, इनिशियल कितना? 0, और यू एक्स कितना? वी नॉट इंटू टी। तो टी इक्वल टू वाट? एल वाई वी नॉट। यहाँ तक आइए, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक टाइम निकालना बहुत डिफिकल्ट था, आसान है। उसके बाद एवरीवन, यहाँ देखिए स्टूडेंट, क्या वी वाई निकाल सकते हैं? अब तो टाइम निकल गया। वी वाई कहाँ का? पॉइंट ए का। तो वी वाई कितना हो जाएगा स्टूडेंट? सर यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, और यू वाई था कितना? 0। देन वी वाई इक्वल टू वाट? ई बाई एम, और टी कितना? एल बाई वी नॉट। करेक्ट? ये कहाँ का काम कर रहे हैं? ये जो वी वाई निकाले हैं एट ए ना। ओके स्टूडेंट, वी एक्स एट ए कितना होगा? वी एक्स एट ए वी नॉट, यू एक्स कितना है? वी नॉट। एक्स 0 है तो वी एक्स क्या है? कांस्टेंट। तो ऑल द टाइम वी नॉट ही रहेगा ना, राइट? तो वी कितना रहेगा? वी नॉट। वी एक्स और वी वाई अकॉर्डिंग टू माई कोऑर्डिनेट सिस्टम निगेटिव पॉजिटिव या बोथ आर पॉजिटिव? बोथ आर पॉजिटिव। इसका मतलब है कि यहाँ पे मेरा वेलोसिटी कौन सा क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है। कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। करेक्ट ना? इस डायग्राम को हटाएं एवरीवन। चलिए, एक फार्मूला याद है आप लोग को? tan थीटा इक्वल टू ए वाई बाई एक्स। करेक्ट? तो क्या यहाँ पे हम लोग tan थीटा इक्वल टू वी वाई बाई वी एक्स लिख सकते हैं? ये मैं ए के लिए बात कर रहा हूँ। कहाँ के लिए? ए के लिए। tan थीटा इक्वल टू वाट? वी वाई बाई वी एक्स। तो सर ऐसा क्यों? तो यहाँ देखिएगा, जो डायग्राम बनाए हुए हैं एवरीवन, ये मेरा पॉइंट था ए। कौन सा पॉइंट? ए। और यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे दिया था। अरे कौन सा क्वाड्रेंट में वेलोसिटी था? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। हम लोग हाइपोथेटिकल ओरिजिन कहीं भी तो बना सकते हैं, या किसी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करते हैं, वेक्टर विल नॉट। तो ए एंगल, यहाँ देखिए ए एंगल, और इसी को आगे बढ़ा देंगे तो ए एंगल डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा? सेम रहेगा। और ए एंगल निकालने के लिए, यस, ए एंगल निकालने के लिए क्या है फार्मूला का यूज कर सकते हैं? कर सकते हैं ये।
और ये एंगल कौन सा एंगल था? ये एंगल था एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। कौन सा एंगल था? ये एंगल क्या था? एंगल ऑफ। तो यहाँ से जो थीटा निकलेगा वही मेरा क्या रहेगा? एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन रहेगा। किसके साथ? ओरिजिनल डायरेक्शन के साथ। और वी वाई भी पता है, वी एक्स भी पता है। वी वाई कितना? ई बाई एम एल बाई वी नॉट और डिवाइड बाई वी नॉट। ए हो गया tan थीटा, देन थीटा इक्वल टू tan इनवर्स, बोलिए, ई एल बाई एम वी नॉट स्क्वायर। दिस इज व्हाट? एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट? ओरिजिनल डायरेक्शन। ये सब क्वेश्चन नीट में नहीं आएगा, पहले ही बोल रहा हूँ। दिस इज ओनली फॉर जेईमेन, इसलिए नीट वाले बच्चे इसको सिंपली इग्नोर कर सकते हैं। बस एक बार समझ लीजिए, इसी बहाने रिवीजन हो जाएगा। मतलब रिवीजन के टाइम के लिए इसमें लिख दीजिएगा नॉट इम्पॉर्टेंट, टाइम नहीं कंज्यूम होगा। तो यहाँ देखिए, पहला इसमें एक ही क्वेश्चन में कितना सारा क्वेश्चन बन सकता है केस स्टडी में। पहला क्वेश्चन बन सकता है कि ओरिजिन से ए तक, यहाँ तक ए तक आने का टाइम। सेकंड क्या हो सकता है? एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। थर्ड क्या रहेगा? थर्ड पूछा जाएगा जब कैपेसिटर को लीव करेगा तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, फाइंड द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट व्हेन इट लीव्स द कैपेसिटर। फाइंड द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट व्हेन इट लीव्स द कैपेसिटर। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट का मतलब है एवरीवन, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट का मतलब चेंज इन एक्स या चेंज इन वाई? चेंज इन वाई। तो डेल्टा वाई इक्वल टू व्हाट? यू बाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ई वाई टी कितना? 0। हाफ ए वाई कितना? टी स्क्वायर मतलब एल वाई वी नॉट का होल स्क्वायर। करेक्ट है ना? तो दिस इज योर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, हाफ ई बाई एम एल स्क्वायर बाई वी नॉट स्क्वायर। ठीक है ना? करेक्ट है? नहीं लगता कि कंप्लीटली से रेस्ट एंड मोशन बन गया? कैपेसिटर नाम का, सिर्फ कैपेसिटर नाम का क्या है? एक ही काम का, फोर्स लगाने के लिए। बाकी तो सारा काम किसका कर रहे हैं? रेस्ट एंड मोशन का कर रहे हैं। उसके बाद क्या पूछा हुआ था? ये जो स्क्रीन लगाए हुए थे उस स्क्रीन पे जाके कहाँ पे स्ट्राइक करेगा? तो कहाँ पे स्ट्राइक करेगा मतलब उसका वाई भाई दोनों कोऑर्डिनेट। पोजीशन का मतलब सिर्फ 2 डायमेंशन में एक्स कोऑर्डिनेट बोलेंगे, वाई कोऑर्डिनेट, या दोनों कोऑर्डिनेट बोलना पड़ेगा? दोनों कोऑर्डिनेट बोलना पड़ेगा। तो सर एक्स कोऑर्डिनेट मैं बता देता हूँ, जहाँ पे भी स्ट्राइक करेगा वहाँ का एक्स कोऑर्डिनेट तो एल प्लस डी ही रहेगा ना। तो कॉमन सेंस की बात है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? एल प्लस डी। तो आपको निकालना क्या है? वाई कोऑर्डिनेट। करेक्ट? नहीं, यहाँ पे आप लोग को हेल्प करेंगे, घबराइए मत। यहाँ देखिए, ये 2 टाइप का मोशन हो गया था भाई। यहाँ देखिए, ये भी पूछा जाएगा कि जब इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेगा तो कितना स्पीड से स्ट्राइक करेगा। तो कैपेसिटर को यहाँ देखिएगा सब लोग, यह है एक्स एक्सिस। करेक्ट? ये क्या था? वाई एक्सिस। मोशन ऐसा था। यहाँ देखना है सबको, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का स्पीड रहेगा वही स्पीड से स्ट्राइक करेगा, बजाय यहाँ से आउट होते ही ना ही एक्सेलेरेटर रहेगा ना ही डी एक्सेलेरेटर रहेगा, बिकॉज एक्सेलेरेशन क्या हो गया? 0। तो यहाँ पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और जब स्ट्राइक करेगा तो डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा? तो यहाँ के बाद स्ट्रेट लाइन मोशन हो गया। कौन सा मोशन? स्ट्रेट लाइन, वेलोसिटी कांस्टेंट। तो सर यहाँ के बाद यहाँ तक तो मुझे डेल्टा वाई पता है, डेल्टा वाई निकाल लिया ना यहाँ तक। कहाँ से कहाँ तक? अब अगर मैं ए वैल्यू आपको यहाँ देखिएगा, अगर ए वैल्यू बता दूँ तो आपका काम बन जाएगा। कैसे? दिस प्लस दिस, यही क्या रहेगा? तो यहाँ पे, और ए तो आपका क्या है? यहाँ पे वैल्यू कितना है? 0 एंड एल प्लस डी एंड 0। और यहाँ का अगर बाई बता दें, यहाँ तक का तो बाई पता हो गया। कितना?
यहाँ से y माइनस 0, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट पता है, तो अगर ए वैल्यू बता दे तो काम बन जाएगा। सर ए वैल्यू तो निकालना और भी आसान हो गया। थीटा तो निकाल चुके हैं भाई, अब इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री का काम है, राइट। थीटा निकालिए ना, और ए वैल्यू कितना डी, थीटा निकाल चुके हैं ऑलरेडी, ए वैल्यू कितना है डी, तो क्या tan थीटा का यूज कर लें इसके लिए? इसका नाम ए बोल देते हैं, इसका बी नाम बोल देते हैं, इसका नाम सी बोल देते हैं। तो tan थीटा इक्वल टू कितना, परपेंडिकुलर बाई बेस बी सी बाई ए बी, तो क्या बी सी निकल जाएगा ए बी tan थीटा, और ए बी तो पता है डी tan थीटा, करेक्ट ना। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा एल प्लस डी, अब प्लस, देखिए तो मैं सही लिख रहा हूँ, एक इस गैप का वैल्यू है डी tan थीटा, और इस गैप का वैल्यू कितना है डेल्टा बाई, दोनों को ऐड करेंगे तो वो रहेगा फाइनल बाई, राइट। तो कितना हो जाएगा डी tan थीटा अब प्लस दिस वन, यहाँ पे स्ट्राइक करेगा, ठीक है, ठीक है ना। तब एक ही क्वेश्चन में इतना सारा बात नहीं पूछा जाएगा, मतलब मैं इस क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है वो मैं सब कुछ डील कर रहा हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में सेम क्वेश्चन में, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू, yes, what is the minimum value of V naught, what is the minimum value of V naught, so that electron does not strike with upper plate, what is the minimum value of V naught so that electron does not strike with upper plate, what is the minimum value of V naught so that electron does not strike with upper plate। इस डायग्राम को हटाएं एवरीवन। देखिए ऐसा भी तो हो सकता था स्टूडेंट कि इलेक्ट्रॉन कैपेसिटर को से बाहर निकलने से पहले ये ऐसे जाकर ऐसे स्ट्राइक कर जाता, करेक्ट। अब बाहर जा ही नहीं पाता, मतलब ये जो हम लोग यहाँ पे दिखा है इसका मतलब तो इसी क्वेश्चन पूछा गया है कि V नॉट का मिनिमम वैल्यू क्या रखा जाए सो दैट इस ऊपर वाले प्लेट से इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक नहीं करे, तो कैसे कीजिएगा। तो यहाँ देखिए ये जो वैल्यू डेल्टा बाई है क्या है, इस डेल्टा बाई का वैल्यू डेल्टा बाई का मैग्नीट्यूड शुड बी लेस देन इक्वल टू डी बाई टू होना चाहिए। कितना, ग्रेटर देन इक्वल टू डी बाई टू या लेस देन इक्वल टू डी बाई टू। ये पूरा कैपेसिटर के लेंथ को कवर करते हुए इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रॉन को पूरा इस कैपेसिटर के लेंथ को कवर करते हुए इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डी बाई टू से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर डी बाई टू से ज़्यादा हो गया मतलब ये कैपेसिटर के प्लेट से टकरा जाएगा, अब बाहर नहीं निकल पाएगा। समझ गए, इसमें एक ट्रिक था। तो जो मैंने क्वेश्चन सेट किया, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा पक्का, तो जो मैंने क्वेश्चन सेट किया उसके अकॉर्डिंग डेल्टा बाई का डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे, ए, किसके बीच में, ओ टू ए का शुड बी लेस देन इक्वल टू व्हाट, डी बाई टू, करेक्ट। इसका वैल्यू तो निकाले हुए थे, कितना था, हाफ ई बाई एम वी नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल टू डी बाई टू। टू और टू आपस में कैंसिल, देन वी नॉट स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ई एल स्क्वायर एम डी। देखो तो सही है, रीअरेंज कर दिया। देन वी नॉट शुड बी ग्रेटर इक्वल टू रूट ओवर ई। ये तो ऑब्जेक्टिव पक्का आएगा, या स्क्रीन वाला आया या नहीं आया, ये आएगा एम टी। अब देखिए ऐसा मत सोचिएगा कि ये चीज़ मुझे नहीं पता है कि ऐसा रहने से
क्या होता है x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, बट इसको मैं रिजेक्ट करके चल रहा हूँ क्योंकि स्पीड का बात किया हूँ। इसके बाद क्या है मतलब इनइक्वलिटी जो आप फंक्शन पढ़े हैं तो मुझे भी थोड़ा बहुत ज्ञान है, इस बात को मैं जान रहा हूँ, बट यहाँ पे निगेटिव नहीं लेंगे, इसलिए डायरेक्ट मैं कौन सा लेता हूँ पॉजिटिव। तो दिस इज द आंसर। ठीक है, ये तो ये वाला पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब कैपेसिटर में इस तरीके से, तो देखिए यहाँ पे नहीं था कि लास्टली सर ये कुछ नहीं था, इट इज जस्ट 2 डायमेंशनल मोशन था। कौन सा? जैसे इट इज़ काइंड ऑफ व्हाट, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम टावर, इट इज़ काइंड ऑफ प्रोजेक्टाइल फ्रॉम टावर। वहाँ पे भी तो ये होता है, ए बाई था, वहाँ पे क्या था ए बाई नीचे की तरफ, यहाँ पे ए बाई क्या है ऊपर की तरफ। बाकी कोई डिफरेंस है? बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। हो जाएगा? हाँ ना, बोलते ही नहीं है। मैं बोला था कि कोरोना से बचना है, ये नहीं बोला था कि रिप्लाई नहीं करना है। ये बच्चों के साथ एक अच्छा बहाना हो गया है, रिप्लाई करने के टाइम पे मास्क लगा लिए हैं। मतलब उसके लिए है कि एक बेंच पे बैठ जाइए, जगह है तो, बट रिप्लाई करते रहिए। क्लास इनर्जेटिक दिखना चाहिए, मरा हुआ टाइप का नहीं कि एकदम हाँ बोल नहीं रहे हैं। क्लास में एक बात एनर्जी रहना चाहिए कि एकदम क्लास में आए तो एनर्जी लेवल लग रहा है। टीचर पूरा एनर्जी बना के आ रहा है, बच्चे आके बैठ गए, सर अब कुछ भी पढ़ा दीजिए। नॉट लाइक दैट, एकदम क्वेश्चन के साथ चलते हैं। एक बहुत आसान सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, लिखिए। एन इलेक्ट्रॉन इज प्लेस्ड एट रेस्ट, एन इलेक्ट्रॉन इज प्लेस्ड at rest in uniform electric field. An electron is placed at rest in a uniform electric field near the surface of Earth. Comma, so that force of gravity does act on it. So that force of gravity does not नहीं बोल रहा हूँ, does act on it. What should be the electric field intensity? What should be electric field intensity is to be what should be electric field intensity if is to be नहीं, if electron is to remain in equilibrium. यहाँ देखिए स्टूडेंट, कुछ नहीं है, ध्यान से देखिएगा। देखिए अभी एक काम करते हैं कि मैं खुद का जो कैपेसिटर का मेरा कलेक्शन है वो मैं कर देता हूँ, फिर एचसी पर बनाने का आपको टाइम देता हूँ। कम से कम 10 दिन बनाइए, तब तक मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि मैं देखिए मैं ही एचसी भी सॉल्व करना स्टार्ट करूँ तो आपको नहीं पता चलेगा कि आपसे कौन सा बना या नहीं बना। ऑनेस्टली आप 10 दिन टाइम लीजिए, कैपेसिटर बहुत अच्छा कलेक्शन है एचसी वर्मा का, बहुत ही बढ़िया कलेक्शन है। अब फिर उसमें जो नहीं बनेगा, नहीं तो फिर क्या होगा कि मैं एक लाइन से बनाते रहूँगा, राइट, क्योंकि मुझे हर प्रॉब्लम उसमें अच्छा लगता है। बट तो पहले आप ट्राई कीजिए, और जो आपसे नहीं बनेगा वो मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। और जब उस टाइम पे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो कैपेसिटर के बाद इलेक्ट्रोस्टैट का बचा हुआ उसको भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया? ये आसान क्वेश्चन था। एक इलेक्ट्रॉन है, राइट, ये रेस्ट में है। अब बोला गया कि इस पे mg भी लग रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, और रेस्ट में है, तो इस पर कौन कौन सा फोर्स लगा होगा? फोर्स के नाम पे 2 ही फोर्स ना, Fe और mg इक्वल टू व्हाट? 0। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि Fe mg के जस्ट अपोजिट में लग रहा होगा। भाई Fe mg के जस्ट अपोजिट में कब लगेगा इलेक्ट्रॉन पे? जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड किधर रहेगा? किधर रहेगा? नीचे रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है।
नहीं मुझे सॉरी मत बोलिए, बात को समझना है, राइट। इलेक्ट्रिक या इसका मतलब है कि एफ ई इक्वल ऐसे करेंगे, देखिए बिल्कुल मत घबराइए, एफ ई इक्वल टू माइनस एम जी, इसलिए ए तो लिख सकते हैं ना, माइनस एम जी माइनस वन एच बिकम्स प्लस ई इक्वल टू वाट, एम जी बाई ई, राइट। और हम लोग वेक्टर में 1.5 साल पहले एक फार्मूला पढ़े थे, बी इक्वल टू लैम्डा इंटू ए, और अगर लैम्डा पॉजिटिव है तो ए और बी का डायरेक्शन सेम। अब यहाँ देखिए एम बाई ई पॉजिटिव ना, यहाँ पे ई मैग्नीट्यूड था, माइनस ही तो मैं कर दिया इलेक्ट्रॉन का, तो एम आई क्या है पॉजिटिव, तो जो जी का डायरेक्शन रहेगा वही तो ई का डायरेक्शन रहेगा, जो जी का डायरेक्शन रहेगा वही किसका रहेगा, ई का डायरेक्शन। ऐसे भी बना सकते थे। और ई का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे कितना, ये निकालना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, इतना देर में तो टाइम पास हो जाएगा भाई। इलेक्ट्रॉन का कितना मास होता है 9.1 इंटू 10 पावर -31 kg, ऐसा सिस्टम में जी का वैल्यू, लाइफ आसान करके 10 या 9.8 1.6 इंटू 10 पावर, कैलकुलेट करके कितना, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, इससे आसान क्या हो सकता है बताइए। इतना आएगा कैलकुलेट करके। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या लिखें, वोल्ट पर मीटर भी लिख सकते हैं और न्यूटन पर कूलम भी लिख सकते हैं, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, न्यूटन पर कूलम भी या वोल्ट पर मीटर भी, न्यूटन पर कूलम। नहीं तो बहुत लो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए, तब भी इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा, ठीक है। क्या आप लोग को चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पढ़ा चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। इसको हटाएं। देखिए स्टूडेंट, वैसा प्रॉब्लम जिसमें सर्किट इन्वॉल्व है, ध्यान सुनिएगा, वैसा प्रॉब्लम जिसमें सर्किट इन्वॉल्व है, उस सर्किट में कैपेसिटर भी है, तो उसमें दो टाइप पे प्रॉब्लम पूछा जाता है। एक तो स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट का मतलब कैपेसिटर इज फुली चार्ज्ड, कैपेसिटर इज फुली चार्ज, मतलब इसको हम लोग एक टॉपिक ही बना लेते हैं छोटा सा, दैट्स वाई कि आपको स्ट्राइक कर सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोग के लिए। और कल राहुल पूछे थे कि सर चार्जिंग डिस्चार्जिंग को छोड़ दें क्या, और मैं बोला कि इसी पे ज़्यादा प्रॉब्लम करवाऊंगा, जिस चीज़ से डर लग रहा है उस पर ज़्यादा प्रॉब्लम कर लेते हैं। तो चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, भाई यही तो हाईलाइटेड टॉपिक है, इसी को छोड़ने के लिए बोलते हैं। इसका दो टाइप का प्रॉब्लम है। सर यहाँ तक तो ठीक लग रहा है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने तक नहीं, बच्चे यहाँ तक बहुत एंजॉय करते हैं। कौन सा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, राइट। उसमें एक केस रहेगा स्टेडी स्टेट। व्हाट इज मीनिंग ऑफ अ स्टेडी स्टेट फॉर कैपेसिटर, मतलब Q कांस्टेंट, Q क्या हो गया कांस्टेंट, मतलब कैपेसिटर इज फुली चार्ज्ड, या तो फुली चार्ज है तो फुली डिस्चार्ज, राइट। Q कांस्टेंट मतलब Q जीरो भी हो सकता है। तो स्टेडी स्टेट का मतलब जो होना था हो गया, अब उसमें फर्दर चार्ज वेरी नहीं कर रहा है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट स्टेडी स्टेट में Q कांस्टेंट रहेगा। किसका Q,
कैपेसिटर के प्लेट का, तो वहाँ पे I 0 होगा। अब एक मिनट, क्या पूरे सर्किट में करंट 0 होगा या जिस ब्रांच में कैपेसिटर रहेगा उसमें करंट 0 रहेगा? ये कहाँ का I 0 मैं बोल रहा हूँ? इन द ब्रांच वेयर कैपेसिटर प्रेजेंट, लिख लीजिएगा, इन द ब्रांच वेयर कैपेसिटर, क्योंकि वहाँ पे चार्ज का फ्लो अब होगा ही नहीं, राइट, मूवमेंट नहीं होगा। और एक रहेगा ट्रांजिएंट स्टेट। इसका मतलब है कि कैपेसिटर में चार्ज कांस्टेंट है या वेरिएबल है। और भाई कैपेसिटर में चार्ज वेरिएबल कब हो सकता है? दिमाग लगाइए, या तो चार्जिंग हो रहा होगा, नहीं तो डिस्चार्जिंग। तो क्या यहाँ पे उस ब्रांच में करंट 0 रहेगा? उस ब्रांच में करंट 0 नहीं रहेगा। ठीक है, ये दो थीम को हम लोग लेकर चलेंगे। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट तो बहुत छोटा सा लग रहा है, लेकिन इससे बड़ा बड़ा प्रॉब्लम बनेगा। मतलब आज के बाद अगर स्टेडी स्टेट है, क्वेश्चन मेंशन किया हुआ है, तो जिस ब्रांच में कैपेसिटर रहेगा, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन एचसीबी में है, उस ब्रांच में करंट को हम लोग 0 मान के सॉल्व करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे देखिए, यहाँ देखना है एकदम छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ। आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, और मैंने क्वेश्चन में बोल दिया कि दिस इज द केस ऑफ स्टेडी स्टेट। कौन सा स्टेट? स्टेडी स्टेट। तो अब बताइए, इसका मतलब है कि क्या इसमें करंट का फ्लो होगा? इसमें करंट का फ्लो नहीं होगा। और करंट का फ्लो नहीं होगा तो यहाँ से जो करंट, अगर यहाँ से कोई करंट जा रहा है I, और यहाँ पे I1, तो यही I1 यहाँ से पास करेगा, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक नहीं होगा, बजाय इसमें करंट 0 रहेगा। क्यों? क्योंकि स्टेडी, कौन सा स्टेट है? स्टेडी स्टेट। और यहाँ से कितना? I माइनस I1, तो ये I माइनस I1 यहाँ पे ब्रेक करेगा, इसमें करंट क्या रहेगा? 0। अब फिर यहाँ से I1, यहाँ से I माइनस I1, अब वापस यहाँ पे कितना हो जाएगा? I हो जाएगा। करेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग को प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी हो जाएगा। फिर पूछेंगे कि इसमें कितना चार्ज है। इस कैपेसिटर तो चार्ज हो चुका, हाउ मच अमाउंट ऑफ चार्ज। तो आपको नहीं लगता है कि सर ए और ए, ऐसा लग रहा है, लुक्स लाइक कि ए और ए सीरीज में, ए और ए बाद में पढ़ाएंगे, सीरीज में रहने से क्या होता है? करंट सेम। और ए और ए क्या है? सीरीज में, और उसके साथ ये पैरेलल में रहेगा। क्यों पैरेलल में? ये दोनों सीरीज में है, और इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल कॉमन पोटेंशियल, और इसका पोटेंशियल क्या रहेगा? तो इन दोनों, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, और ये दोनों आपस में पैरेलल में। उससे हम लोग को टोटल करंट पता चल जाएगा, और टोटल करंट पता होने से फिर हम लोग ये सब निकाल पाएंगे। तो स्टेडी स्टेट से आपको क्या हुआ कि वेरिएबल कम हो गया, और तब यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना स्टोर हुआ वो पूछा जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना स्टोर हुआ वो कैसे निकालिएगा? तो सर जो यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे। कैसे? ओम्स लॉ से यहाँ से यहाँ का निकाल सकते हैं, और यहाँ से यहाँ का भी निकाल सकते हैं। और जिस रेसिस्टर के क्रॉस करंट का फ्लो नहीं होता है, उस रेसिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल यहाँ का सेम रहेगा, तो यहाँ से पोटेंशियल, इसका इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस
निकाल के यहाँ पे चार्ज निकल जाएगा, और चार्ज निकल जाएगा तो कितना Q²/2c, करेक्ट ना। इस टाइप का प्रॉब्लम मैं लूँगा, मतलब इस टाइप का प्रॉब्लम आएगा मिक्स करके, ठीक है। समझ रहे हैं ऑनलाइन स्टूडेंट? ओके, तो पहले एक प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। लिखिए, इन द फॉलोइंग सर्किट, क्वेश्चन लिखिएगा, इन द फॉलोइंग सर्किट द कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर इज इक्वल टू C। इन द फॉलोइंग सर्किट द कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर इज इक्वल टू C। And the right hand side capacitor is charged to a voltage V0, and the right hand side capacitor is charged to a voltage V0, full stop. The switch is closed at t equal to 0. The switch is closed at t equal to 0. Find the current in the circuit as a function of time. Find the current in the circuit as a function of time. मैं डायग्राम बना रहा हूँ। As a function of time. इसका कितना कैपेसिटेंस, इसका भी कितना, कौन सा कैपेसिटर को चार्ज किया गया है, राइट हैंड साइड का कैपेसिटर का, और ये क्या है अभी ऑफ है ना, ये ओपन है, और इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस तक चार्ज किया गया है V0। तो इस पर चार्ज कितना रहा होगा, क्या इसमें निकाल सकते हैं चार्ज, ये अभी क्या है सिर्फ इसको चार्ज किया गया है, इसको चार्ज नहीं किया गया है, और यहाँ पे स्विच को ऑफ करके रखे हैं, राइट। और यहाँ पे ये रेसिस्टर है, करेक्ट। और यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, ये हायर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल t को 0 पे, तो क्या हम लोग Q0 इक्वल टू C इंटू V0 बोल सकते हैं। अगर आपको बोला जाएगा कि कैपेसिटर इज चार्ज अप टू पोटेंशियल V0, इसका तो वहाँ पे चार्ज निकाल सकते हैं इस फार्मूला से, कौन सा, C इक्वल टू Q/V से। तो क्या इसको हम लिख सकते हैं Q0 इक्वल टू C इंटू V0। तो t इक्वल टू 0 पे यहाँ पे चार्ज कितना है Q0, और यहाँ पे कितना है -Q0। एग्री, यहाँ तक आ गए। अब ध्यान से देखिएगा, जैसे ही इसको, अभी तक सर्किट क्लोज नहीं है, ओके स्टूडेंट ध्यान सुनिए, यहाँ देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यहाँ पे चार्ज Q, यहाँ पे -Q, करेक्ट। यहाँ पे एक स्विच दिए हुए हैं, यहाँ पे एक और कैपेसिटर है, इसका C और इसका भी C है। जैसे ही इसको क्लोज करेंगे, इस पर चार्ज आएगा या नहीं आएगा, सर आएगा, क्लोज करने से नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, इस पे -Q है तो इसको +Q, इस पे अगर आप चार्ज अगर सोचते हैं कि सीरीज में हो गया, राइट, इस पे अगर -Q भेजते तो इसको Q कहीं से आना पड़ेगा ना भाई, और यहाँ पे डिस्कनेक्टेड है, राइट। तो क्या इस पे चार्ज अपियर होगा, इस पे चार्ज अपियर नहीं होगा। ये सब क्वेश्चन आपको मिलेगा HC वर्मा में। अदरवाइज आप लोग क्या सोच लीजिएगा, अच्छा यहाँ पे तो क्लोज किए हैं भाई, यहाँ पे क्लोज करने के बाद कुछ सोर्स रहेगा ना चार्ज भेजने के लिए, इसको यहाँ पे डिस्कनेक्ट करके रखे हैं, राइट। और इस क्या किए कि इस कैपेसिटर को पहले चार्ज, एक कैपेसिटर को चार्ज करके रखे हैं,
क्या करके रखे हैं, चार्ज। और दूसरा कैपेसिटर लाए और उसको इस टर्मिनल से नहीं, उसका वन ऑफ द प्लेट को सिर्फ इससे अटैच करके छोड़ दिए और दूसरा प्लेट को ऐसे ही रहने दिए। क्या चार्ज यहाँ का चार्ज यहाँ आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। करेक्ट, समझे नहीं समझे आप लोग, समझ में आया? इसलिए इस पर चार्ज ही नहीं अपीयर होगा। करेक्ट ना, क्योंकि यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे तो कहीं से आना पड़ेगा ना चार्ज, इसका सोर्स कहीं पे है नहीं है, क्योंकि ये तो आइसोलेटेड सिस्टम रहेगा। तो सर इस पे कहाँ से आया था, इसको हम लोग किसी बैटरी से चार्ज किए थे, किसी बैटरी से चार्ज किए थे। करेक्ट, लेकिन अगर ऐसा रहता 1 मिनट रुकना है, इसको चार्ज करके छोड़ दिया, अब क्या करिए कि दूसरा कैपेसिटर लाए जिस पर चार्ज नहीं था, इसका इस प्लेट को इस पॉइंट से और इस प्लेट को इस पॉइंट से अटैच कर दिए, तब तो भाई यहाँ का थोड़ा इस पे आ सकता है और यहाँ का थोड़ा इस पे आ सकता है, क्योंकि इनिशियली इसका पोटेंशियल क्या है, 0, बट इन दोनों को अटैच कर दिया तो सेम पोटेंशियल होना पड़ेगा, तब ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। करेक्ट, तो जितना भी मैं सिचुएशन सोच रहा हूँ, हर सिचुएशन में छोटा से लेकर बड़ा HC वर्मा में लिया हुआ है, वर्कआउट से लेकर एक्सरसाइज तक थ्रू आउट आपको जाना पड़ेगा। और इस टाइप का क्वेश्चन नीट में आ सकता है। एनीवे, तो भाई जैसे ही यहाँ पे क्लोज करेंगे, यहाँ देखिए जैसे ही क्लोज करेंगे तो ये हायर पोटेंशियल और ये 0 पोटेंशियल, यहाँ का चार्ज यहाँ फ्लो होगा, राइट, और ये 0 पोटेंशियल ये निगेटिव पोटेंशियल, तो यहाँ भी चार्ज का क्या होगा, थोड़ा निगेटिव चार्ज यहाँ डालेगा देगा, राइट। बट क्लोज करने के बाद इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ये दोनों आइसोलेटेड है, हाँ या ना। तो ऑल द टाइम इसका यहाँ का सम ऑफ चार्ज ऑलवेज माइनस Q नॉट के बराबर होना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और कोई सोर्स है, और यहाँ का चार्ज भी ऑलवेज कितना होना पड़ेगा, Q नॉट होना पड़ेगा। करेक्ट, तो हम लोग यहाँ पे बीच का कंडीशन लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हेन t = 0 पे, t = 0 पे स्विच को क्या किया गया है, क्लोज किया गया है, राइट। तो एक क्वेश्चन कौन सा स्टेट का है, एक क्वेश्चन स्टेडी स्टेट का है या ट्रांजिट स्टेट का है, ट्रांजिट, स्टेडी स्टेट का नहीं है, ट्रांजिट स्टेट का है, राइट। तो एक बीच का कंडीशन ले लेते हैं स्टूडेंट, मान लेते हैं कि इस पे Q आ गया और इस पे -Q आ गया, राइट। तो यहाँ पे कितना चार्ज बचेगा एवरीवन, सर यहाँ पे रहेगा Q नॉट - Q, और यहाँ पे कितना रहेगा, सही है ना, लिखिए यहाँ तक। और यहाँ पे करंट सोच लेते हैं I, और इसी क्वेश्चन के लिए आपसे पूछ लिया जाएगा टाइम कांस्टेंट। क्या पूछा जाएगा, टाइम कांस्टेंट। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? और ये मैंने एट एनी टाइम, यहाँ देखिए एट एनी टाइम t क्लियर लिया। अब इसमें इस टाइप का क्वेश्चन बनाने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। यहाँ पे क्या I = dq/dt लिख सकते हैं, इस प्लेट के रेस्पेक्ट में करंट। आप बोलेंगे नहीं सर इस प्लेट के रेस्पेक्ट में, तो इस प्लेट के रेस्पेक्ट में, इसके लिए इस प्लेट के यहाँ देखना है, एक ही साथ 2 प्रॉब्लम हो गया। कितना प्रॉब्लम, कैसे, इस प्लेट के लिए चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, इस प्लेट के लिए डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, दोनों थ्योरी पढ़ाए हुए हैं, राइट। इसके लिए क्या हो गया, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, और इसके लिए क्या है, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। करेक्ट, और कैपेसिटर वैसा कैपेसिटर जो एक बार फुल्ली चार्ज, इतना आप लोग जानते हैं एनर्जी बैंक, पावर बैंक, राइट, जानते हैं ना। बहुत लोग देखते होंगे कि एक मोबाइल के साथ एक और मोबाइल लेकर चलते रहते हैं, लुक्स लाइक मोबाइल, दैट इज कॉल्ड व्हाट, पावर बैंक। तो पावर बैंक बोलते हैं, उसमें पावर स्टोर करके रखते हैं, कौन सा, इलेक्ट्रिक एनर्जी, राइट। कुछ ना कहीं तो स्टोर होगा भाई, बैटरी होगा या कुछ होगा। देखते हैं लिथियम का कितना डिमांड बढ़ते जा रहा है। लिथियम का बैटरी पहले क्या है, अभी तो हम लोग एवरेडी वगैरह यूज कर रहे थे, या जो भी था मरकरी, जो घड़ी में लगाते हैं ना रिस्ट वॉच में, छोटा सा, वो मरकरी बैटरी है। वो हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ना है, मरकरी सेल है उसमें, या उसमें KOH वगैरह रहता है, उस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है।
बट अभी लिथियम बैटरी का ज़माना आ गया, और बाद में क्या आएगा देखा जाएगा। बाद में तो सोलर सिस्टम है ही। तो ये फिलोसफिकल बात है, बट समझते हैं सच में हर प्लेनेट का एक एज है। बहुत बड़ा फिलोसफिकल बात है सर, तब तक हम लोग ऊपर जा चुके होंगे, इतना सारा सोचने का टाइम नहीं है। बट जो साइंटिस्ट लोग रहते हैं वो ऐसे नहीं सोचते हैं। मतलब कभी कभी यूट्यूब पे बहुत अच्छा चीज़ देखने को मिल जाता है। जितना भी सीड्स है, क्या उसको बोलते हैं, अनाज, वो अंटार्कटिका के एक लैब में रखा जा रहा है। जितना भी दुनिया में गेहूँ, मक्का, ये बिल्कुल याद दिला देता है। एक मैं मूवी देखा था मार्स, मंगल का, यहाँ पे जाके फंस जाता है, पोटैटो बचता है, हर दिन का काउंट करता है, राइट। मतलब अगर सपोज कीजिए कि एक बार कुछ ऐसा हुआ, सब कुछ इधर से उधर हो गया, डायनासोर वाला ज़माना, ये मूवी में देखते हैं ना, पूरा ख़त्म हो गया प्रजाति, फिर से नया कुछ हम लोग मनुष्य लोग आए, राइट, बुद्धिजीवी लोग, धीरे धीरे करके। तो साइंटिस्ट लोग सोच रहे हैं कि बचा के रखा जाए, अदरवाइज ऑल ऑफ सडन कैसे पता चलेगा क्या क्या अनाज हम लोग खाते हैं। ये सब जनरली बैचलर लाइफ में फीलिंग नहीं आएगा। जब पेरेंट्स बनिएगा ना, तब बच्चे को दिख लगेगा, अच्छा है इनके बच्चे, फिर इनके बच्चे रहेंगे तो उनके लिए धरती कैसा रहेगा। हर टाइम गर्म होते जा रहा है, राइट। 75 डिग्री से होते होते रहने लायक रहेगा, कितना एसी चलाइएगा। और 100 डिग्री में तो बॉयल होते रहेंगे। अभी कितना है, 25 डिग्री से 25 डिग्री से हो जाता है। तो अभी यहाँ से बाहर निकली ना, कैसा फील होगा। मैं तो हर दिन फील करते रहता हूँ ना, क्लास से निकलता हूँ, जाके वहाँ पे प्रॉब्लम बताता हूँ, थोड़ा सा मैं अनकंफर्टेबल हो गया। बाहर रहिएगा नहीं फीलिंग होगा, यहाँ से बाहर निकलिएगा तब फीलिंग हो जाएगा। ओके, एनीवे, तो इसके लिए हो गया चार्जिंग, इसके लिए क्या हो गया, डिस्चार्जिंग। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि सर कहीं से एक बार चलेंगे और एक बार सर्किट में घूम जाएंगे, राइट। तो इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसे मान लेते हैं सी, ऐसे मान लेते हैं डी। और अभी कोई लॉ नहीं जानते हैं, नहीं मुझे किरचॉफ्स लॉ पता है, बस एक ओम्स लॉ पता है। सर्किट में घूमने का कोई लूप लॉ, उसका तो अभी तक फॉलो भी नहीं किए थे। ओके एवरीवन, वी ए माइनस वी ए इक्वल टू 0 कर सकते हैं, राइट। तो वी ए माइनस वी ए के लिए क्या ऐसे लिख सकते हैं, वी ए माइनस वी बी अब प्लस व्हाट, वी बी माइनस वी सी। तो जस्ट ऐसे लिख रहे हैं, बी पे पहुंचने का मतलब सी पे पहुंच गया। पोटेंशियल वाइज कंडक्टर सारे इक्वी पोटेंशियल, कंडक्टर के बीच में अगर कंडक्टर, अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पे कितना करंट, आई करंट, राइट। पूरा एक ही सर्किट है ना। अगर यहाँ पे आई तो इसमें भी कितना रहेगा, आई रहेगा। बट वैसा कंडक्टर का पार्ट जिसके बीच में अगर रेसिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ पे चार्ज का फ्लो होते हुए कंडक्टर इक्वी पोटेंशियल होता है। यहाँ ध्यान से देखिए, बातों को गौर कीजिए। जनरली होता है कंडक्टर सारा इक्वी पोटेंशियल तब बोलते हैं जब चार्ज रेस्ट में रहता है, बट यहाँ पे चार्ज को फ्लो में होते हुए इसको इक्वी पोटेंशियल बोल रहे हैं। क्यों सर, बीच में रेसिस्टेंस नहीं है। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये लिखते हैं ना, V इक्वल टू आई आर। V क्या रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस, बट अगर R ही 0 है तो करंट फ्लो होते हुए भी क्या रहेगा, इक्वी पोटेंशियल रहेगा, ये राइट। इसका मतलब B और C डिफरेंट पोटेंशियल है, सेम पोटेंशियल, सेम पोटेंशियल, VB माइनस VC। अब प्लस क्या लिख सकते हैं, VC माइनस VD, अब प्लस VD माइनस VA इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो VA माइनस VB कितना, हाउ मच एवरीवन, बोलिए भाई, Q0 माइनस Q बाई से, करेक्ट। और VB माइनस VC तो 0। अब VC माइनस VD कितना, यहाँ से यहाँ नहीं आया है, यहाँ से यहाँ, तो माइनस Q बाई सी, माइनस Q बाई सी। अब प्लस VD माइनस VA कितना, ओम्स लॉ अप्लाई कीजिए, आई आर या माइनस आई आर, माइनस आई आर, प्लस आई आर या माइनस आई आर। ओम्स लॉ यही था ना भाई कि सर यहाँ पे अगर रेसिस्टर के थ्रू जिस पार्ट से करंट इन करता है वो हायर पोटेंशियल आया, इन दोनों का हायर और लोअर का डिफरेंस था माइनस, सॉरी आई आर, तो लोअर माइनस हायर क्या रहेगा, माइनस आई आर। यहाँ पे क्या माइनस आई आर इक्वल टू 0 कर दें,
यहाँ तक आ गए? चलिए क्यू नॉट बाई माइनस क्यू बाई सी। ओके एवरीवन, क्यू नॉट माइनस 2q बाई सी लिख सकते हैं, और माइनस डी क्यू बाई डी टी इंटू आर इक्वल टू 0। आप लोग क्वेश्चन बनाने के लिए कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि हराना नहीं होता है सर्किट में। एक बार घूमे ही तो हैं, बहुत टफ था, इससे तो बड़ा बड़ा सर्किट में घूम चुके हैं, और आपके कारण प्रॉब्लम ले लिया। कल बोल रहे थे सर चार्जिंग डिस्चार्जिंग, मैं दोनों ले लिया एक ही क्वेश्चन में। इक्वल टू कितना हो जाएगा? क्यू नॉट माइनस 2q बाई सी। मैटर ये नहीं करता भाई कि क्वेश्चन नीट का लेवल का है नहीं, मैटर करता है कि नॉलेज क्यों नहीं होगा। आप इंटीग्रेशन डिफरेंसेस जानते हैं तो नॉलेज होना चाहिए। क्या 1 बाई आर सी इंटू डी टी लिखे, ठीक है ना? अब क्या ये इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा? 0 से t, और यहाँ पे यू आर इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? डी क्यू। तो लिमिट किसका लेंगे? स्मॉल क्यू का। स्मॉल क्यू कहाँ का चार्ज था? लेफ्ट हैंड साइड का कैपेसिटर का, और लेफ्ट हैंड इसी का ना, और लेफ्ट हैंड साइड का कैपेसिटर का इनिशियल चार्ज क्या था? 0। तो क्या लेंगे? 0 से q। अगर राइट हैंड साइड का रहता तब क्या लेते हैं? क्यू नॉट से q, बट यहाँ पे क्या लेंगे? 0 से q। क्या इंटीग्रेशन आपसे नहीं हो पाएगा? कितना होगा इंटीग्रेट करने के बाद? ln, बोलिए। देखिए तो मेरा इंटीग्रेशन क्या हुआ, सही है? ऑनलाइन स्टूडेंट आप लोग भी बोल सकते हैं क्या इंटीग्रेशन है, सही है? लिमिट 0 से q इक्वल टू व्हाट? माइनस टी बाई आर सी ln q माइनस 2q और माइनस क्या बोले? अब सही है? ठीक है। -2 बाई आर सी इंटू टी, यहाँ पे माइनस है। क्या इसको ऐसे देख सकते हैं? क्यू नोट माइनस 2q बाई क्यू नोट इक्वल टू -2 बाई आर सी इंटू टी। इसको ऐसे लिख सकते हैं एवरीवन। और आपको अच्छे से पता होगा कि यहाँ पे दिस इज इक्वल टू क्यू नॉट माइनस 2q बाई क्यू नॉट इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं e टू द पावर और इसी को तो हम लोग बोलते थे टाइम कांस्टेंट t बाई टॉ। तो यहाँ पे टाइम कांस्टेंट क्या हो गया? आर सी बाई टू, आर सी बाई टू। पहला ऑब्जेक्टिव तो यही बन जाएगा, समझ गए ना? e के पावर इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में e के पावर t बाई जो टॉ रहेगा ना, माइनस टी को छोड़कर जो नीचे रहेगा वही मेरा टाइम कांस्टेंट रहेगा, ठीक है? चलिए अब यहाँ से क्या स्मॉल क्यू निकल जाएगा? आपको निकालना है स्मॉल क्यू, तो स्मॉल क्यू इक्वल टू व्हाट? बोलिए भाई, रीअरेंज कीजिए। 2q इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई टू द पावर t बाई टॉ करें, टॉ को यहाँ मान लेते हैं आर सी बाई टू। देखिए यहाँ तक सही है?
मैं इसको यहाँ इधर लेके गया, 2Q को इधर, इसको इधर ले आया, Q0 को कॉमन ले लिया एक साथ, तो Q इक्वल टू व्हाट, Q0 बाई 2 1 माइनस, ये हो गया किस पे, चार्ज। ये दूसरा ऑब्जेक्टिव, चार्ज ऑन लेफ्ट हैंड साइड कैपेसिटर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। t इक्वल टू 0 पुट करें, 0 आएगा, 1 माइनस 1 इक्वल टू व्हाट, और t इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करें, भाई ये टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म क्या हो जाएगा, तो बचेगा क्या, Q0 बाई 2। इसका मतलब है कि आफ्टर इनफाइनाइट टाइम दोनों कैपेसिटर में इक्वल चार्ज हो जाएगा, Q0 बाई 2 एंड, और होना भी पड़ेगा, बोले क्यों, दोनों कैपेसिटर कैपेसिटेंस तो सेम ही है ना। इसका मतलब जैसे ही कनेक्ट, यहाँ देखिए ध्यान सुनिएगा, इसमें एक कौन सा इंक्रीजिंग फंक्शन है, कौन सा फंक्शन, किसके लिए इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, लेफ्ट हैंड साइड के कैपेसिटर के लिए, और t इक्वल 0 पे चार्ज 0 और t इक्वल इन्फिनिटी पे चार्ज Q0 बाई 2। तो भाई लेफ्ट हैंड साइड वाले पे Q0 बाई 2 और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होना है, तो राइट हैंड साइड पे भी तो Q0 बाई 2 रहेगा। सर ऐसा क्यों होगा, दोनों का कैपेसिटेंस सेम है, दोनों का कैपेसिटेंस सेम है, ठीक है। चलिए, तो एक कौन सा कैपेसिटर का है, चार्ज ऑन लेफ्ट हैंड साइड कैपेसिटर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, देन व्हाट अबाउट चार्ज ऑन राइट हैंड कैपेसिटर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, Q0 माइनस Q, Q0 माइनस Q, इसको माइनस की तो कितना आएगा, देखिए तो हाउ मच, Q0 में से Q को माइनस कर दीजिए, कितना बचता है, भाई माइनस करना पड़ेगा, ऐसा मत कीजिए, Q0 ये है, इसमें Q तो ये आपके सामने है ना, तो माइनस करने के बाद कितना बचेगा, मुझे लगता है ये आना चाहिए, करेक्ट। Q ये आपके सामने है और ये करना है, इसको मान लेते हैं Q डैश। Q डैश क्या है, Q डैश इज द चार्ज ऑन राइट हैंड साइड कैपेसिटर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। माइनस करके देखिए इतना ही आएगा, राइट, एग्री ना। अब एक काम कीजिए, दिस प्लस दिस करेंगे तो ऑलवेज Q0 ही रहेगा, ये तो होना भी चाहिए ना, ये तो यहाँ से ही देख रहा है, दिस प्लस दिस करेंगे तो सर Q0 ही रहेगा अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बट यहाँ पे t इक्वल टू 0 पे चार्ज कितना, कुछ भी बोल देते हैं, t इक्वल टू 0 पे 1 प्लस 1 इक्वल 2 ना, 2 कैंसिल, कितना Q0 होना भी तो चाहिए। राइट हैंड साइड पे कैपेसिटर पे इनिशियल चार्ज कितना था, Q0 था, और t इक्वल टू इन्फिनिटी पे चार्ज कितना, ये 0 हो जाएगा अब, तो Q0 बाई 2, दोनों पे इक्वल चार्ज हो गया, राइट। तो सेकेंड ऑब्जेक्टिव तो ये पूछ लिया जाएगा, इसमें कितना सारा ऑब्जेक्टिव, पहला ऑब्जेक्टिव टाइम कांस्टेंट कितना, दूसरा ऑब्जेक्टिव चार्ज ऑन राइट हैंड साइड, एक बिल्कुल आपके डोमेन में है वजह, चार्जिंग भी और डिस्चार्जिंग भी, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। फिर पूछा जाएगा चार्ज दोनों कैपेसिटर का एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, फिर पूछा जाएगा करंट इन द सर्किट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो करंट इन द सर्किट के लिए क्या करेंगे, dq बाई dt, और dq बाई dt इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, dq बाई dt कीजिए, कितना आ जाएगा स्टूडेंट, Q0 बाई C रहेगा, C भी रहेगा, C है Q0 बाई C रहेगा या RC बाई 2 रहेगा, RC बाई 2 भी रहेगा, राइट। देखिए तो ये रहेगा क्या, ये रहना भी चाहिए था। देखिए एक काम करेगा वोल्टेज का ना, V बाई आर करेंट का, तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद क्या आपका इतना आया वैल्यू, टॉ का वैल्यू पुट करने के बाद यही तो क्या है, करंट एज ए फंक्शन ऑफ
टाइम आई इक्वल टू, और इस वैल्यू को क्या बोला गया है, वी नॉट, क्या बोला गया है, तो आंसर वी नॉट में रहेगा 2v0/r e⁻ t/RC/2। ठीक है, तो भाई यहाँ के बाद तो डिफ्रेंशिएट ही करना था एवरीवन, यहाँ के बाद कोई काम करना था, डिफ्रेंशिएट करना था। तो क्या इसका डिफ्रेंशिएशन आप नहीं जानते हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन 0 और इसका डिफ्रेंशिएशन e⁻t/τ इंटू 1/τ -1/τ, कितना -1/τ, और माइनस बिकम्स प्लस। तो भाई इसका डिफ्रेंशिएशन तो ऐसे ही हो जाता Q0/2 इंटू e⁻t/τ इंटू 1/τ, और 1/τ कितना था, ओहो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, नहीं ये रहना चाहिए, 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा, करेक्ट। अच्छा, वेरी फ्रेंकली सच में क्वेश्चन टफ था, सिर्फ एक बार सर्किट में घूमे और इंटीग्रेट किए हैं। मतलब फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू एक्चुअल में क्वेश्चन क्या है, थोड़ा मैथमेटिक्स आ गया, बट हम लोग ने किया क्या है, एक पॉइंट से घूमे जो मेरा नेचुरल तरीका, राइट, और उसके बाद बस यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाए कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज करेंगे, थोड़ा तो बढ़िया प्रॉब्लम था ही। एक्चुअली प्रॉब्लम का मेन सोर्स है इरोडो, बट ये प्रॉब्लम टफ नहीं था। तो कोई बोले कि नहीं प्रॉब्लम टफ है, कुछ नहीं, एक बार सर्किट में घूम कर बस इंटीग्रेट कर दिए। ये प्रॉब्लम लेने का पीछे मेन सेंस क्या था कि एक ही क्वेश्चन में चार्जिंग का भी कॉन्सेप्ट आ गया और एक ही क्वेश्चन में डिस्चार्जिंग का भी, और लास्ट में जाकर दोनों कैपेसिटर पे इक्वल चार्ज हो गया। लास्ट में जाकर दोनों कैपेसिटर कैसे कनेक्ट हो गया, दोनों कैपेसिटर पैरेलल हो गया है, राइट, तभी तो इक्वल चार्ज आ गया, राइट। ओके, इसमें और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैं बता रहा हूँ सर। इसमें अगर और ऑब्जेक्टिव बनाना रहता तो कैसे आता, तो इसमें पूछा आता सीरीज में आया था लास्ट इक्वल चार्ज, अच्छा लास्ट में जाकर इक्वल चार्ज हो गया। इसमें और क्वेश्चन क्या रहेगा, हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन होल प्रोसेस, हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन होल प्रोसेस। 1 मिनट रुकना है, तो लॉस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, कौन सा, लॉस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू व्हाट, हीट प्रोड्यूस इन रेसिस्टर। जो लॉस होगा वो कहाँ जाएगा, रेसिस्टर में जाएगा एज ए हीट। तो लॉस कैसे निकलेगा, यहाँ देखिए, आप लोग देखिएगा मैं सही लिख रहा हूँ या गलत लिख रहा हूँ। इनिशियली मेरे पास एक ही कैपेसिटर चार्ज था, उसका लॉस होता है इनिशियल माइनस फाइनल, अब फाइनली दोनों कैपेसिटर चार्ज हो गया ना, कितना लिखा है भाई, Q0/2 का स्क्वायर बाई 2C, राइट, अब प्लस Q0/2 का स्क्वायर, यही तो चार्ज रहेगा, फाइनल चार्ज t इक्वल टू इन्फिनिटी पे। अरे काम होने में नैनो सेकंड लगेगा, जिसको हम लोग t इक्वल टू इन्फिनिटी बोलते हैं ना, वो 1 सेकंड है, सही है। कितना हो जाएगा, Q0² माइनस हाउ मच, Q0² 8C, और 8C और 8C दो रहेगा ना, तो क्या डायरेक्ट 4C कर दें, ओके। कितना आ जाएगा, Q0² हाउ मच 4C, कैलकुलेट करने के बाद यही आएगा। अरे लॉस हुआ, यही लॉस किस में अपेयर होगा, हीट में आएगा, ये भी एक ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, ठीक है। इसको हटाएं,
फाइंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। फाइंड द चार्ज ऑन टू कैपेसिटर, ईच कैपेसिटर टू कैपेसिटर। और यकीन कीजिए कि ये प्रॉब्लम आप बना चुके हैं सी ब्राउन में, याद है? एक क्वेश्चन बना रहे थे, क्वेश्चन नंबर 25 में जो मैं बोला था कि देखिए 24 12 वोल्ट लिखा हुआ है कहीं कहीं पे 24 वोल्ट, ऐसा ही तो क्वेश्चन था। 2 बैटरी था, 2 कैपेसिटर था, 2 बैटरी था और 2 क्या, इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी बना चुके हैं। यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि भाई अगर यहाँ पे Q रहेगा तो ये Q मान लेते हैं Q कहाँ, ये बैटरी अगर यहाँ पे Q देगा, लेट अस सपोज ये बैटरी अगर यहाँ पे Q देगा तो यहाँ से ही तो लेके देगा, करेक्ट? तो यहाँ पे Q तो यहाँ पे क्या, माइनस Q। बैटरी खुद के पास से चार्ज सप्लाई नहीं करता है, तो यहाँ पे Q तो यहाँ पे माइनस Q। अगर यहाँ पे सिर्फ ऐसे रहता, बैटरी को ऐसे कनेक्ट करते सिर्फ एक प्लेट को, अब बाकी किसका कोई चार्ज कहीं से चार्ज ट्रांसपोर्ट करने का जगह नहीं रहता, तो क्या बैटरी इसको चार्ज करेगा? बैटरी खुद के पास से चार्ज का सप्लाई, बैटरी जस्ट लाइक सिटी बस ओनली ट्रांसपोर्टर। एक जगह से आदमी उठाएगा दूसरी जगह पर रखेगा, आदमी अंदर में प्रोड्यूस नहीं करेगा, राइट? मतलब बैटरी खुद के पास से चार्ज प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो यहाँ पे Q, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस Q। तो यहाँ पे क्या होना पड़ेगा, प्लस Q। और क्या एक बार सर्किट में आप नहीं घूम सकते हैं, और यह स्टेडी स्टेट। तो देखिए एक क्वेश्चन है इरोडोप का, नहीं था एचसी ब्राह्मण इरोडोप से इन्फ्लुएंस को क्वेश्चन सेट कर दिए होंगे, एक्चुअल में सच में इन्फ्लुएंस हुए हैं। एसपी हैलिडे इरोडोप क्वेश्चन में कोई भी ऑथर रहेगा तो एक स्टैंडर्ड बुक उठाएगा या यूनिवर्सिटी फिजिक्स, और जो भी वहाँ से आपको नॉलेज मिल रहा है, इन्फ्लुएंस हो रहे हैं एक सही अरेंजमेंट के साथ, एक क्वेश्चन बन गया। इसमें घूम सकते हैं तो क्या होगा वैल्यू, इतना देर लगाइएगा तब तक तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। Q/C1 माइनस E2 प्लस Q/C2 अब कितना प्लस C1 इक्वल टू व्हाट, 0। Q को कॉमन ले लीजिए, 1/C1 1/C2 इक्वल टू व्हाट, E2 माइनस E1, ठीक है ना? इसको इधर भेज दिया एक साथ, तो क्या यहाँ से Q निकल जाएगा, Q इक्वल टू व्हाट, E2 माइनस E1 सर, और उसके बाद C1 C2 आर डिवाइड बाई। अब यहाँ देखिए, मतलब इस बात में मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया कि किस बैटरी का पावर ज़्यादा है। यहाँ पे दिस वन इज मोर एंड मोर जनरलाइज। अब यहाँ देखिएगा, अगर E2 का वैल्यू बड़ा रहेगा, E2 का वैल्यू, तो इस ये वैल्यू पॉजिटिव रहेगा, और अगर E2 का वैल्यू छोटा रहेगा देन, अगर इफ़ E2 ग्रेटर देन E1 देन Q पॉजिटिव। मतलब यहाँ पे A पॉजिटिव A निगेटिव जैसा हम लोग माने हैं, A पॉजिटिव A निगेटिव A पॉजिटिव है। अगर E2 का वैल्यू छोटा रहेगा E1 से, तो ये वैल्यू निगेटिव, तो ये प्लेट क्या हो जाएगा, निगेटिव, ये प्लेट क्या पॉजिटिव, ये प्लेट निगेटिव, ये प्लेट। और अगर E1 इक्वल टू E2, तो बढ़िया बात है, इसमें घबराने की बात नहीं है, नहीं चार्ज होगा। इसका मतलब चार्ज यहाँ पे अपियर, ये भी तो यहाँ से सीख है कि अगर यहाँ पे इस तरीके का अरेंजमेंट करेंगे और E1 इक्वल टू E2 हो जाएगा तो इस पर चार्ज आएगा। बट हम लोग पहले मान लिए, अब मान कर दिस वन इज मोर एंड मोर जनरलाइज सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जो क्लास में टाइम दे रहे हैं वो आपको एग्जाम हॉल में काम में आ जाएगा। यहाँ पे इतना सोचे हुए हैं तो कम से कम एटलीस्ट कॉन्फिडेंस तो है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं। इज इट कंपलसरी कि ऑलवेज आपको सीरीज, यहाँ पे क्या सीरीज पैरेलल बोल सकते थे, नहीं बोल सकते थे। तो जहाँ पे सीरीज पैरेलल नहीं बोलिएगा वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। अब प्लस सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये जो हम लोग सीखे हुए हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, प्लेट को ऐसे आइसोलेट करके देखते हैं, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो आज का क्लास इतना ही रहने दीजिए। मतलब हम लोग कौन सा सेक्शन का प्रॉब्लम सोल्व करना स्टार्ट कर दिए हैं, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। चार्जिंग डिस्चार्जिंग नॉट ओनली, मतलब सर्किट मिक्स प्रॉब्लम। और एवरीवन आप लोग HC वर्मा का कैपेसिटर स्टार्ट कर दीजिए बनाना। HC भी यस 10 दिन का टाइम दे रहा हूँ, और जितना भी 10 दिन में प्रॉब्लम को कलेक्ट कर सकते हैं।
और आप तो 5 दिन के अंदर 2-3 दिन के अंदर बना जाइए सब कुछ। पहले कहाँ से स्टार्ट करना है? वर्कआउट। और जो नहीं बनता एकदम बिल्कुल सिस्टमेटिक एक एक लाइन लिखते, जो नहीं बनता है उसको सर्किल कीजिए, सारा प्रॉब्लम बोर्ड पे सॉल्व करिए। और उसके बाद एक्सरसाइज, एकदम नीट एंड क्लीन सॉल्यूशन।